नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आज मैं आपके सामने लेकर के फिर से उपस्थित हुआ हूं स्वर संधि के ही एक दूसरे भेद को, जिसका नाम है गुण संधि। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं कि गुण संधि क्या होती है, गुण संधि का स्वरूप क्या होता है तथा गुण संधि किस प्रकार से कार्य करती है, उसकी पहचान क्या होती है, किस तरह से हम प्रवेश परीक्षाओं में या प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले गुण संधि के उदाहरणों को हम पहचान सकते हैं। हम आपको बहुत ही सरल तरीके से यहाँ आज बताने जा रहे हैं। तो बच्चों, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए तथा इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही आसानी से गुण संधि क्या होती है, क्या इसकी परिभाषा होती है, क्या इसकी पहचान होती है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं गुण संधि, जिसका जो कि एक स्वरूप है, जो कि एक प्रकार है कौन सी संधि का, तो वह है स्वर संधि का। हम इस वीडियो के पहले आपको दीर्घ संधि की वीडियो पढ़ा चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दी है, आप उस डिस्क्रिप्शन के लिंक से इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं तथा आने वाली गुण संधि को अवश्य देखते रहिए। तो बच्चों, गुण संधि होती क्या है? गुण संधि जो होती है वह भी स्वर संधि का ही एक भाग होता है। अब स्वर संधि के तो अनेक सारे भेद होते हैं, गुण संधि में आखिर ऐसा नया क्या है? जिस प्रकार से दीर्घ संधि में हम समान स्वर को जोड़ने के बाद में उस विकार से उस परिवर्तन को हम दीर्घ कर देते थे, उसी प्रकार से गुण संधि में भी कुछ ना कुछ अलग किया जाता है। तो गुण संधि में आखिर ऐसा क्या किया जाता है, वही हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो जरा देखिए, गुण संधि का जो भगवान पाणिनि के द्वारा जो सूत्र रचित किया गया है वह है अदेंग गुणः। अदेंग गुणः, यह एक सूत्र है जो कि भगवान पाणिनि के द्वारा गुण संधि के लिए गुण संज्ञा करने वाला यह सूत्र होता है। अब यह सूत्र क्या कहता है? अत एंग, दो शब्द यहां पर उन्होंने कहा है, अत और एंग। अत का तात्पर्य होता है आ या आ, दोनों होते हैं। एंग शब्द का तात्पर्य होता है, जब हम प्रत्याहार पढ़ते हैं तो एंग जो प्रत्याहार होता है उसमें दो वर्णों का आयातित होता है। उसमें दो वर्ण आते हैं। कौन कौन से वर्ण आते हैं? वे आते हैं ए और ओ। यही पहचान होती है गुण संधि की। गुण संधि में जब हम देखेंगे कि शब्द के बीच में ए हो या ओ हो तो वहां हम गुण संधि मानते हैं। वहां हम कौन सी संधि मानते हैं? तो वहां हम गुण संधि मानते हैं। कौन सी संधि मानेंगे हम? गुण संधि। लेकिन क्या होना चाहिए? शब्द के बीच में ए होना चाहिए या ओ होना चाहिए। एक और होता है अर, यह इसकी पहचान होती है। यदि हमें सामान्य तौर पर यदि पहचान के लिए कहा जाए कि गुण संधि की आखिर ऐसी क्या पहचान होती है, किस सरल तरीके से आप गुण संधि को पहचानेंगे, तो गुण संधि को पहचानने का सबसे सरल तरीका होता है शब्द के बीच में ए देखो, ओ देखो और अर देखो। ये गुण संधि की पहचान होती है। अब ये ए, ये ओ और ये अर, ये तीनों कहां से आते हैं, कैसे आएंगे? क्योंकि जब हम शब्द संधि विच्छेद करेंगे तब ना वहां ए होगा ना ओ होगा, तो हम ए और ओ को किस प्रकार से पहचानेंगे, वही हमें देखना है यहां पर। तो वो हम कैसे देखेंगे? अब देखिए, एक स्ट्रक्चर होगा, ए हुआ, ओ हुआ और अर हुआ। ये तो सीधी सी बात हो गई, ये पहचान हो गई इसकी। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे जिस प्रकार से हमने दीर्घ संधि का स्ट्रक्चर माना था कि आ धन आ बराबर बड़ा आ हो जाएगा या दीर्घ आ हो जाता है। तो यहां भी क्या होगा? यहां पर जब पूर्व पद के अंत में और उत्तर पद के प्रारंभ में, यहां और यहां क्या होगा? पूर्व पद के अंत में आ होगा या आ होगा, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। अदंत अंग है क्योंकि सवर्ण होता है और यहां पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीन प्रकार के वर्ण होते हैं, इसलिए यहां पर आ भी हो सकता है या आ भी हो सकता है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण आ भी हो सकता है, दीर्घ आ भी हो सकता है। किंतु उत्तर पद का जो प्रारंभिक वर्ण होगा वो ई भी हो सकता है, ऊ भी हो सकता है और री भी हो सकता है। उत्तर पद का प्रारंभिक वर्ण ई भी हो सकता है, ऊ भी हो सकता है और री भी हो सकता है। लेकिन अब यहां पर हम जानेंगे कैसे कि ई रहेगा तो क्या होगा? ए होगा, ओ होगा या अर होगा, ऊ होगा तो ए होगा, ओ होगा या अर होगा, या री होगा तो ए होगा या ओ होगा या अर होगा। ये जांच का विषय है बस मात्र।
यदि आपने इस फॉर्मूले को समझ लिया तो आप गुण संधि भली भांति समझ जाएंगे, बहुत ही अच्छे से आपको गुण संधि की जानकारी हो जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूं बड़ी आसानी के साथ में, जरा देखिएगा। जब आ या आ के बाद ई होता है, आ या आ के बाद क्या होगा, ई होगा, तो क्या होगा, दोनों को मिलाने के बाद में आ और आ या ई, इन दोनों को मिलाने के बाद में दोनों वर्णों को जब हम मिला देंगे, इधर से दिखाता हूं मैं, यहां पर जैसे आ है, धन आ है, इसके बाद यदि ई होता है तो क्या बनेगा, नया अक्षर बनेगा ए। यही होता है विकार। विकार का तात्पर्य होता है परिवर्तन, कि जब आ और ई के मिलने से जो परिवर्तन होगा, जो विकार उत्पन्न होगा, उसको हम ए कहेंगे। यह गुण संधि की पहचान है। इसके बाद में आ या आ, इसके बाद यदि ऊ होता है तो यहां पर हम ओ का विकार उत्पन्न करेंगे। जब उदाहरण में उत्तर पद के प्रारंभिक वर्ण में ऊ होगा तो आ या आ धन ऊ बराबर ओ होता है। इसी के साथ साथ आ प्लस री यदि होता है तो यहां पर बन जाएगा अर। ये इनके फॉर्मूले होते हैं। यदि इस फॉर्मूले को आपने समझ लिया तो आपकी गुण संधि बिल्कुल पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। जब पूर्व पद के अंतिम वर्ण में आ होगा या आ होगा, इधर भी आ होगा या इधर भी आ होगा, लेकिन उत्तर पद के प्रारंभिक वर्ण में जब पृथक पृथक अक्षर होते हैं, जैसे यदि ई होगा प्रथम वर्ण में तो दोनों को मिला करके ए होता है, ऊ होगा तो आ और ऊ मिलके ओ हो जाएगा, री होगा तो आ और आ री मिलकर के अर हो जाता है। यही इनकी पहचान है। तो हम आपको उदाहरण के द्वारा बहुत ही आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। आप लोग ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। यदि आप इसको लिख नहीं पा रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट से अंदर आप लिखते रहिएगा। कमेंट करना ना भूलिए कि आपको कैसी लगी वीडियो, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हम अधिक समय बर्बाद ना करेंगे आपका। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको बता देंगे कि उदाहरण सहित आपको, उदाहरण के द्वारा आपको बहुत ही आसानी से ये चीजें समझ में आ जाएगी। तो देखिए, अब उदाहरण जैसे बताता हूं मैं आपको। पहला उदाहरण है जैसे उपधन इंद्र, उपधन इंद्र, ये उदाहरण बना। अब देखिए उप में क्या है, पा के अंत में देखिए क्या है, पा के अंत में आ है। धन इंद्र के प्रारंभिक वर्ण में क्या है, ई। तो यहां पहला फॉर्मूला लगता है कि जहां आ धन ई होगा वहां दोनों को मिलाकर के एक परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन क्या कहलाएगा, ए। अब देखिए पा में से आ निकल गया तो पा कैसा रह गया था, हलंत वाला। इधर ए आ गया तो ए इसमें जुड़ जाएगा, और आधा ना और द्रा वर्ण सम्मेलन होगा तो बन जाएगा उपेंद्र। वर्ण सम्मेलन जब होगा तो बन जाएगा क्या, उपेंद्र। जैसे गण धन ईश, गण धन ईश। अब देखिए गण में है आ, गण के अंतिम वर्ण है जो है वो है आ, ईश का प्रारंभिक वर्ण है ई, आ और ई मिलके क्या हो गया, ए। बन गया क्या, गणेश। आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में ये चीज आ गई होगी कि किस प्रकार से यहाँ वाच्य परिवर्तन होता है, शब्द परिवर्तन होते हैं। आ धन ई मिलकर के ए होता है। अब हम देखते हैं आ धन ऊ मिलकर के किस प्रकार से ओ बनता है। इसके उदाहरण हम आपको बताएंगे। अब आप वो देखिए, अब देखिए जैसे सूर्योदय, सूर्य धन उदय, ये शब्द है। अब सूर्य, देखिए सूर्य का जो अंतिम वर्ण है वो है आ, धन उदय का प्रारंभिक वर्ण है उ। तो हमने फॉर्मूले में पढ़ा था कि आ के बाद में यदि प्रारंभिक वर्ण उत्तर पद का उ होता है तो आ और उ मिलकर के क्या हो जाएंगे, ओ हो जाते हैं। आ धन उ बराबर ओ हो जाएगा। तो इस प्रकार से सूर्योदय बन जाएगा। ये उदाहरण आ जाएगा। जैसे महा धन उत्सव, यह बना महाधन उत्सव। अब देखिए महा के अंत में क्या है, दीर्घ आ। हमने आपको कोष्टक में बताया था कि आ हो या ओब्लिक दीर्घ आ हो तो दोनों को मिला करके, दोनों के बाद में यदि उत्तर पद में ई हो या उ हो तो भी काम बन सकता है। तो यहां पर देखिए दीर्घ आ है, उत्सव में क्या है, उ है। तो आ धन उ बराबर क्या हो गया भाइयों, ओ हो गया। और शब्द जब जोड़ दिया पूरा तो क्या बन गया,
महोत्सवः। क्या बन गया भाई? महोत्सवः। क्या बन गया शब्द? महोत्सवः। आसान है, समझ में आ ही गया होगा आपको। अब देखिए हम आपको ऋकारांत के और बता देते हैं एक उदाहरण कि किस प्रकार से आ धन री बराबर अर होता है। आ धन री बराबर किस प्रकार से अर होता है वह भी देख लीजिए आप लोग। जैसे देव धन ऋषि, देव धन ऋषि लिखा हुआ है। अब देव का अंतिम वर्ण तो देखिए आप जानते ही है आ है। देव का अंतिम वर्ण क्या है? आ है। इधर री, ऋषि का प्रारंभिक वर्ण क्या है? री है। अब आ और री दोनों जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है? अर। आ और री दोनों जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है? विकार क्या उत्पन्न होता है? अर बनता है। अब देखिए देव, वा में ये आ मिल जाएगा, रा जो है शा के ऊपर चले जाता है, बन जाता है देवर्षि। बन जाता है क्या उदाहरण? देवर्षि। ऐसे ही देखिए महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। अब महा के अंतिम वर्ण क्या है? आ है। धन, ऋषि का प्रारंभिक वर्ण क्या है? री है। तो आ धन री बराबर क्या हो जाएगा? अर हो जाता है। और वर्ण सम्मेलन जब होता है तो बन जाता है महर्षि। वर्ण सम्मेलन जब होगा तो क्या बन जाएगा? महर्षि। तो देखिए दोस्तों, आपको सिर्फ इतनी जानकारी इस विषय की होनी चाहिए कि कब ए बनेगा, कब ओ होगा और कब अर होगा। बस इतना यदि आपने जान लिया तो आप गुण संधि को भली भांति समझ सकते हैं। इसमें कोई आपको कठिनाई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपको ये बात अभी तक समझ में नहीं आई होगी। आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको सिर्फ इनकी पहचान को ध्यान रखना है। पहचान गुण संधि की क्या होती है? गुण संधि में पहचान होती है ए, ओ और अर। जब शब्द के बीच में ये तीन अक्षर आते हैं, ए आता है, ओ आता है और अर आता है, तो दोनों को, तीनों को हम पहचान लेंगे, तीनों को देख लेंगे और हम वहाँ क्या समझ जाएंगे कि यहाँ पर कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे उपेंद्र, गजेंद्र, जितेंद्र, सुरेश, महेश, सूर्योदय, महोत्सव, इस भाग्योदय, भाग्यधन उदय बराबर भाग्योदय। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं। महर्षि, देवर्षि, ये बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। आपकी कॉपी में, आपकी किताबों में भी आपको यहाँ बहुत सारे उदाहरण देखने को यहाँ मिलते होंगे। तो दोस्तों, हमने आपको गुण संधि को आसानी से पढ़ा दिया है। यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। हम आपके सामने लेकर के फिर से उपस्थित होंगे अगली वीडियो को लेकर के, जिसका नाम है वृद्धि संधि। तब तक के लिए इंतजार कीजिए।